of modern India को. Currently, as we are on our chapter number 5, जो कि है expansion and consolidation of British power in India. और ये पर्टिकुलर वीडियो होगा हमारा पार्ट 8 फॉर चैप्टर नंबर 5. इस सीरीज ऑफ चैप्टर्स में हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एक एक करके डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया को अपने कब्जे में लिया, कैसे वहाँ की लोकल लीडरशिप को, वहाँ के नवाब, वहाँ के राजा, वहाँ के स्टेट्स को चैलेंज किया और डिफरेंट मेथड्स का यूटिलाइजेशन करके उन सभी रीजन्स को अपने कब्जे में लिया. टिल देन वी हैव सीन बंगाल, बिहार, Odisha, we have even seen the Maratha states, we have seen how the four Anglo-Mysore war took place. और हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कितने इमोरल तरीके से अफगान वॉर में हार का बदला निकाला उन्होंने सिंध पर, और कैसे मीर ऑफ सिंध के साथ इमोरली बिहेव करके उन्हें डिसअफेक्शनेटली उनके साथ ट्रीटमेंट करके दे हैव कैप्चर्ड सिंध. बट हमारे आज की वीडियो में हम एक दूसरे रीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पंजाब. और हम इसमें देखेंगे रोल ऑफ रंजीत सिंह और कैसे इवेंचुअली ब्रिटिशर्स इस पर भी अपना कब्जा डालेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे. सो लेट्स लर्न कि कैसे हुई कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. सो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे कंसोलिडेशन हुआ पंजाब में सिख पावर का, बिकॉज वी नो दैट इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ सिख. सो हम देखते हैं कि मर्डर जब होता है लास्ट सिख गुरु का, वी नो दैट देर आर 9 सिख गुरुज, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ राधा मर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एक नया सेक्शन ऑफ सिख बनता है, एक नया ग्रुप इमर्ज होता है और इसकी लीडरशिप करेंगे बंदा बहादुर. और ये लोग रिवोल्ट करेंगे उस वक्त के मुगल्स के खिलाफ, और वो वक्त होगा बहादुर शाह द फर्स्ट का. ये वन ऑफ द लेटर मुगल्स हैं जिनका नाम होगा बहादुर शाह द फर्स्ट. हम देखेंगे कि 1715 में जब बंदा बहादुर होंगे was defeated by Farrukh Siyar. Again Farrukh Siyar is a Mughal ruler and उन्हें मार दिया जाएगा 1716 में बंदा बहादुर को. और इस वजह से जो सिख की पॉलिटी होगी, जो पॉलिटिकल कंडीशन होगी सिख की, वो बड़ी ही डामाडोल हो जाएगी. वंस अगेन इट बिकेम क्वाइट वीक, क्योंकि उनके पास लीडर नहीं है, दे आर लीडरलेस. इसकी वजह से जो सिख पॉलिटी होगी वो डिवाइड हो जाएगी 2 ग्रुप्स में. ओके, एक ग्रुप कहलाएगा बंदाई और एक ग्रुप कहलाएगा तत् खालसा. ओके, सो वन ग्रुप इज गोइंग टू बी अ लिबरल ग्रुप जो कि होगा बंदाई का, और एक ऑर्थोडॉक्स होगा जैसे कि तत् खालसा. जैसे हमने क्रिश्चियनिटी में देखते हैं हम नॉर्मली कि प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स जो हमारे कैथोलिक्स है, कैसे 2 ग्रुप्स है. सिमिलरली ऑन दैट लाइन यहाँ पर एक ग्रुप होगा बंदाई, एक ग्रुप होगा तत् खालसा. और इनके बीच में जो इख्तिलाफ है, जो रिफ्ट है, उनके फॉलोअर्स में चलती होगी. बट 1721 आते आते एक इन्फ्लुएंसर होंगे, उनका नाम होगा भाई मनी सिंह. उनके अंडर ये जो उनका रिफ्ट है, उनका मन मुटाव है दोनों ग्रुप्स का, लिबरल और ऑर्थोडॉक्स का, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. हम देखेंगे कि 1784 में कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया ऑर्गेनाइज करेंगे सिख लोगों को एक नए ग्रुप के अंदर, और ये कहलाएगा दल खालसा. और इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स होगा यूनिटी अमंग ऑल द सिख. जितने भी फॉलोअर्स हैं सिखिज्म के, उन्हें यूनाइट करना. न सिर्फ उन्हें यूनाइट करना रिलीजन के बेस पर, बट पॉलिटिकली, कल्चरली, इवन इकोनॉमिकली, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर उभरें. और ये जो खालसा की जो पूरी बॉडी थी, ये जो ग्रुप था, इसे 2 सेक्शन में बांटा गया था, 2 ग्रुप्स में बनाया गया था. एक कहलाता था बूढ़ा दल और एक कहलाता था तरुणा दल. हम जानते हैं बूढ़ा मीन्स ओल्ड एंड तरुण मीन्स यंग. सो ऐसे 2 ग्रुप था, एक वेटरन्स का और एक जो यंग आर्मी थी उनका, अंडर दल खालसा में जो 2 सेक्शंस बनाए गए थे उसके अंदर.
अब अगर हम बात करें मुगल्स की, तो हम जानते हैं कि द वीकनेस ऑफ द मुगल एंड द इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, ये जो दोनों कंडीशंस थी, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन था, बहुत एनार्की थी, क्योस था पूरे इंडिया में ऑफ कोर्स, बट पंजाब पर इसका खासा असर नजर आता है। और ये पॉलिटिकल कंडीशन जो है ये हेल्प करेंगे दल खालसा को अपने आप को बढ़ाने और मजबूत करने में, क्योंकि जो मुगल एम्परर है इस वक्त वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है इंटरनल वजह की वजह से, साथ ही साथ इन्वेजन की वजह से। तो इस टाइम को दल खालसा यूटिलाइज करेगा खुद को कंसोलिडेट करने के लिए, और बनेंगे काफ़ी मिसल्स। अब सवाल आता है मिसल्स क्या होते हैं। सो एक्चुअली ये मिलिट्री ब्रदरहुड्स थे, ओके जो सिख के ग्रुप्स थे उन्हें डिफरेंट मिसल्स में बांटा गया था, और इनमें एक तरीके का ब्रदरहुड था, और ये बड़ा ही डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया गया था। अगर हम समझने की कोशिश करें कि मिसल की मीनिंग क्या होती है, सो इट्स एन अरबिक वर्ड जिसकी मीनिंग होती है इक्वल या एक जैसा, समान। लेकिन इसकी एक और मीनिंग निकलती है, वो होता है स्टेट, राज्य। सो ये दोनों मीनिंग है मिसल के, जो कि एक अरबिक वर्ड है। अब जैसे कि मीनिंग से ही समझ में आता है कि जितने भी अलग अलग मिसल थे वो इक्वल थे, उनमें समानता थी। हम देखेंगे कि 1763 से 1773 तक के जो 10 साल होंगे, इसमें बहुत सारे मिसल्स जो हैं अपना रूल पंजाब के रीजन में और आसपास के इलाके में बनाएंगे, और इसके ऑफकोर्स चीफ होंगे सिख्स। और हम देखेंगे कि सहारनपुर जो कि ईस्ट में है, वहाँ से लेके अटक जो कि वेस्ट में है, वहाँ तक इनकी रीजन्स फैल जाएंगी, और नॉर्थ में मुल्तान तक, इवन साउथ के भी कुछ किंगडम्स में वो पहुंच जाएंगे। सो ये जो मिसल्स हैं डेमोक्रेटिकली काम करेंगी और एक दूसरे को ब्रदरहुड, डेमोक्रेटिक मिलिट्री ब्रदरहुड देंगी। अगर हम इन मिसल्स की बात करें, सो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसल है जिससे महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं, वो है सुकर चाकिया क्लैन या मिसल सुकर चाकिया स्टेट। लेट्स लर्न अबाउट दैट। सो अगर हम बात करें रंजीत सिंह की, तो ही वॉज बॉर्न इन 1780, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा देयर वर न्यूमरस मिसल्स, बहुत सारे मिसल्स बन गए थे, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 12 इम्पॉर्टेंट थे। उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अहलुवालिया, भांगी, दल्ले वालिया, फैजुल्ला पुरिया, कन्हैया, क्रोरा सिंघिया, नक्काई, निशानिया, फुलाकिया, रामगढ़िया, सुकर चाकिया जिससे रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, एंड शहीद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वंस थे, इसके अलावा भी बहुत से थे। अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम समझने की कोशिश करें एक मिस्र की, तो ये बेस्ड था एक सिस्टम पे जो था गुरुमत्ता संघ, ओके। ये एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था। जैसे कि हम देख रहे थे कि दल खालसा का क्या मकसद था, कि जो सिखिज्म के फॉलोअर्स हैं उन्हें यूनाइट करना कल्चरली, पॉलिटिकली और इवन इकोनॉमिकली। सो वही बेस पर बनता है गुरुमत्ता संघ। और रंजीत सिंह जो थे ये बेटे थे महान सिंह के, और ये लीडर थे सुकर चाकिया क्लान के, उनके फादर। तो जब महान सिंह की डेथ हो जाती है उस वक्त रंजीत सिंह सिर्फ 12 साल के होते हैं, बट वो बहुत अर्ली स्टेट्समैन बन जाते हैं। उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स है बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स को बहुत बोल्डली हैंडल करते हैं। और हम देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक जितने भी इंपॉर्टेंट मिसल्स थे सुकर चाकिया क्लैन के अलावा, वो डिसइंटीग्रेट हो चुके थे, वो टूट चुके थे, उनमें एक तरीका की फूट आ चुकी थी। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, जो कि नेबरिंग स्टेट ही था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही, ये भी एनगल्फ था एक तरीके की सिविल वॉर में, मीन्स आपसी लड़ाई में। अफगानिस्तान के अंदर ही डिफरेंट चीफ्स और क्लान्स में स्ट्रगल हो रही थी, लड़ाई हो रही थी पावर की, गद्दी की, और ये 3 दशक तक, 30 सालों तक चलेगा। ये नेबरिंग स्टेट में हो रहा था, तो इसका फायदा उठाएंगे रंजीत सिंह, इस सिचुएशन को वो फुल्ली एक्सप्लॉइट करेंगे कि उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया है। जैसा कि हमने देखा था दल खालसा के बनते वक्त कैसे मुगल एम्परर जो थे वो बहुत ही बटे हुए थे, तो उसका फायदा उठाया गया था। सिमिलरली जब अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रही होगी, तो दिस सिचुएशन वुड बी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह। और ये एक रूथलेस पॉलिसी फॉलो करेंगे ब्लड एंड आयरन की। अब सवाल आता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या होती है। सो सी, ये पॉलिसी होती है एक्सपांशन की, जंग की,
अपने आप को बढ़ाने की, कंसोलिडेशन की, और इसमें हर तरीके के फैसले किए जाते हैं एंड नथिंग इज कंसिडर्ड। ये होती है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी तलवार के बल पर, आपकी ताकत के बल पर आपका राज होगा। एंड वो काफ करेंगे, बनाएंगे खुद के लिए एक किंगडम सेंट्रल पंजाब में। 1799 में हम देखेंगे कि रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। किसके जरिए? जमन शाह के जरिए, जो कि उस वक्त अफगानिस्तान के रूलर होंगे। रणजीत सिंह स्लोली स्लोली जम्मू, अमृतसर, यहाँ पर भी अपना दबाव बढ़ाते जाएंगे। इवन उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल होगा लाहौर, और उनका रिलीजियस कैपिटल होगा अमृतसर। ये सब कुछ रणजीत सिंह के कब्जे में आ जाएगा। और रणजीत सिंह बहुत अच्छा रिलेशंस बनाकर रखेंगे डोगरास के साथ भी, जिनका रूल होगा कश्मीर में। एक और नेबरिंग स्टेट नेपाल, तो नेपालीज के साथ भी वो अच्छा रिलेशन बनाएंगे। और डोगरा और नेपाली, ये दोनों जो कम्युनिटी है, उन्हें वो अपनी आर्मी में शामिल करेंगे। रणजीत सिंह की जो आर्मी है वो कहलाई जाती है कि वन ऑफ द वेरी बेस्ट। यूरोपियंस के बाद अगर किसी की आर्मी इतनी अच्छी थी तो ऐसा कहा जाता है वो रणजीत सिंह की थी। अभी हम जानते हैं कि इंग्लिश को क्या बात हैरान कर रही है। द प्रोस्पेक्ट, यू नो, द चांस ऑफ हैविंग अ फ्रैंको रशियन इन्वेजन। फ्रैंको मीन्स यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस के नेपोलियन की, और उनके साथ रशियन। सो वी नो दैट कि देयर वाज अ चांस, जो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि फ्रांस और रशिया मिलकर इंडिया को इन्वेड कर सकते हैं। और इसका रास्ता वो अपनाएंगे लैंड रूट, जो कि गुजरेगा सिंध, पंजाब, इन एरियाज से, जिसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स ने अफगान और सिंध पर हमला किया और फाइनली सिंध को अक्वायर किया। सो जो लॉर्ड मिंटो है वो भेजेंगे चार्ल्स मेटकाफे को लाहौर, और रंजीत सिंह को ऑफर किया जाएगा एक प्रपोजल, जो कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस होगा। और इसके लिए एक कंडीशन रखी जाएगी कि जो इंग्लिश है वो न्यूट्रल रहेंगे। अगर सिख और अफगान के बीच में कभी भी कोई जंग होती है तो जो इंग्लिश होंगे वो न्यूट्रल होंगे, वो ना सिख का साथ देंगे ना वो अफगान का साथ देंगे, वो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखेंगे। और अगर रंजीत सिंह को बोलना हो कि ही इज द सोवरेन ऑफ द एंटायर पंजाब और इवन मालवा टेरिटरीज, तो उन्हें एंडोर्स करेंगे, उन्हें कंसिडर करेंगे, और उस वक्त ब्रिटिशर्स साथ दें रंजीत सिंह का। ये क्लॉजेस थे उस ट्रीटी के। हावेवर जब ये निगोशिएशन हो रहा था तो ये बहुत ही कारामद साबित नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली इट फेल्ड। एंड इन द चेंज पॉलिटिकल सिनारियो इन विच, अगर नेपोलियनिक डेंजर तो था ही, फ्रैंको रशियन वॉर का, इन्वेजन का डर था ही, उसकी वजह से जब ये डेंजर जो है स्लोली स्लोली रिसीड होने लगा, कम होने लगा, और अब चांसेस नहीं थे इतने कि एक इन्वेजन हो, अब इंग्लिश जो है और ताकतवर हो गई, क्योंकि उनका जहन जो एक साइड हमेशा टेंशन में था वो स्लोली स्लोली कम हो रहा था, और अब वो और असर्टिव बन जाएंगे और मजबूत बन जाएंगे। और इवेंचुअली रंजीत सिंह को अग्री करना पड़ेगा एक ट्रीटी के लिए, और ये ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि कंपनी, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तय पाएगी। और हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के क्या क्लॉजेस थे, क्या सिग्निफिकेंस थी। सो सी, अगर हम देखें इसके इमीडिएट और पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या थे। सो इट चेक्ड वन ऑफ द वेरी चेरिश्ड अम्बिशन, जो रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, वो ये था कि उनका कब्जा हो, उनका रूल हो पूरे सिख नेशन पर। ठीक है, दैट मीन्स जो छोटे छोटे मिसल्स थे अलग अलग, वो कोई एक मिसल के रूलर नहीं बनना चाहते थे, वो पूरा सिख नेशन, रिवर सतलज तक का एरिया अपने रूल में लाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि उनकी जो बाउंड्री लाइन और डोमिनियन की वो बढ़ जाए। अब वो अपनी सारी एनर्जी जो है अपने वेस्ट की तरफ डाल देंगे और कैप्चर करेंगे मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। हम देख चुके हैं कि जम्मू इज ऑलरेडी इन हिज रूल, अब वो कश्मीर को भी अपने रूल में ले आएंगे। लेकिन 1838 में क्या होगा, जब सिंध का कैप्चर चल रहा होगा, कि रंजीत सिंह कंपेल कर दिए जाएंगे, पॉलिटिकल कंपल्शन आ जाएगा, उनको एक ट्राई पार्टाइट ट्रीटी करनी ही पड़ेगी। किसके साथ?
इंग्लिश के साथ। हालांकि वो रिफ्यूज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए, और वो ये होगा कि वो रास्ता नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे ब्रिटिश आर्मी को उनकी टेरिटरी, जो रंजीत सिंह की टेरिटरी है, वहां से गुजरने के लिए। क्योंकि वो चाहते थे उस वक्त जो है उनकी एंग्लो अफगान वॉर चल रही थी, और वो चाह रहे थे कि हमें एक रास्ता दिया जाए ताकि हम जाकर दोस्त मोहम्मद पर अटैक कर सकें, जो कि अफगान के अमीर हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली रंजीत सिंह इस बात से रिफ्यूज कर देंगे, और लेटर हम देखेंगे कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद कैसे डिफरेंट पंजाब के जो रूलर्स होंगे वो इस बात पर अड़े नहीं रह पाएंगे, और ब्रिटिशर्स को पैसेज दे दिया जाएगा, और वो कैसे उनके लिए बुरा साबित होगा। बट फॉर नाउ ही रिफ्यूज्ड। अब जो रिलेशंस थे राजा रंजीत सिंह के कंपनी के साथ 1809 से 1839 तक क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि वीक पोजीशन में जो है रंजीत सिंह थे, और उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था, ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, कि ही इज नॉट ऑफ कोर्स दैट स्ट्रॉन्ग एज द कंपनी, but he took no steps to organize a coalition of Indian prince or maintain a balance of power. रंजीत सिंह कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि वो सारे नेटिव राजाओं को मिलाकर एक अलग फ्रंट बनाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ें। नहीं, ही इज गोइंग टू वर्क फॉर हिज एक्सपांशन, अपनी टेरिटरी को देखेंगे, पूरा सिख नेशन बनाने पर फोकस करेंगे। और 1839 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के एक साल बाद उनकी डेथ के साथ ये जो प्रोसेस है डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा, और उन्होंने जो ये अंपायर अपना बनाया था, जो सिख नेशन बनाया था, इतने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग एरियाज को पंजाब में लाया था और अपना रूल बढ़ाया था, वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। सो अब सिचुएशन ये आ जाती है कि हमें समझना होगा कि उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, पंजाब का क्या सिचुएशन थी, कैसे रूलर्स ने उस पर रूल किया, और कैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में वो ज्यादा से ज्यादा आता चला गया। सो हमें समझना होगा कि कैसे फैक्शंस आए, कोर्ट के फैक्शंस। रंजीत सिंह जो थे उनका एक ही लेजिटिमेट सन था और सक्सेसर था, ओके, वो था खड़क सिंह। बट ही वॉज नॉट एफिशिएंट, और वो बहुत कम वक्त तक रूल करेंगे, लेकिन उसके वक्त ही उनके दरबारी ही उनके खिलाफ बहुत एक्टिव होंगे। क्योंकि अगर देखिए, हमने बार बार देखा है कि अगर लीडर राजा स्ट्रांग नहीं है, सो उनके नोबल्स, उनके दरबारी, उनके कमांडर्स, हर कोई उनके खिलाफ हो जाते हैं। सो खड़क सिंह की जो है सडन डेथ हो जाएगी 1839 में ही। एंड ये जो एक्सीडेंटल डेथ होगी उसके साथ एक और चीज क्या होगी कि उनके जो बेटे होंगे, यानी खड़क सिंह के जो बेटे होंगे, उनका नाम होगा प्रिंस नौनिहाल सिंह। ही वुड बी कमिंग फ्रॉम हिज फादर्स फ्यूनरल, वो अपने बाप की फ्यूनरल से आते होंगे, तभी उनकी भी डेथ हो जाएगी ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब एक ही वक्त पे उन्होंने अपने दोनों प्रोस्पेक्टिव रूलर्स को खो दिया है। सो अब कंडीशन जो पंजाब की है बहुत एनार्किक है, बहुत केओटिक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज मेस इन पंजाब। अब प्लान्स एंड काउंटर प्लान्स बन रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के जरिए कि कैसे गद्दी को, कैसे थ्रोन को, ताज को कैप्चर किया जाए। ऑफ कोर्स क्योंकि रूलर नहीं है। अब लाहौर इसमें प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी फॉर डिसाइसिव एक्शन बाय द इंग्लिश, और यहां पर क्या होगा, द आर्मी जो कि पिलर था सिख स्टेट का, वो बहुत ही वीक हो गया अगर हम कंपेयर करेंगे उसे रंजीत सिंह के टाइम से। तो और रंजीत सिंह के जितने भी एबल जनरल्स थे, कमांडर्स थे, जो उनकी आर्मी को लीड करते थे और जीत दिलाते थे, जैसे कि मोहकम चांद, दीवान चांद, हरी सिंह नलवा, राम दयाल, ये सब मर चुके थे, दे वर ऑलरेडी डेड। अभी एनीवेज जो है डिसकंटेंट था उनके लोगों में, उनकी आर्मी में लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब जो डिक्लाइन होने लगा था, डिक्लाइन हो रहा था, दैट मीन्स इकोनॉमी भी वीक थी, और जब इकोनॉमी वीक होगी तो जो पेमेंट होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, जो कि उनकी ट्रूप्स को बड़ा ही नाखुश कर देगी। अब
जो ऑफिसर्स बनाए जाते थे, अपॉइंट होते थे, वो अनवर्दी थे, मेरिट बेस पर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आर्मी में इनडिसिप्लिन बढ़ता चला गया। अब लाहौर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप बरकरार रखेगी इंग्लिश कंपनी के साथ, और ये लोग जो सबसे मुश्किल और गलत काम एक तरीके से हो जाएगा वो ये होगा कि दे आर गोइंग टू परमिट द ब्रिटिश ट्रूप्स कि वो पास थ्रू करे उनकी टेरिटरी से, जो कि रंजीत सिंह ने कबूल नहीं किया था। अब लाहौर की गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। सो जब वो लोग अफगानिस्तान से भाग रहे होंगे, जब वो लोग फिर से अफगानिस्तान जाएंगे अपनी हार का बदला लेने, अवेंज करने, दोनों वक्त ब्रिटिशर्स पास थ्रू होंगे लाहौर से, उनकी टेरिटरी से, और इसकी वजह से कमोशन और इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो जाएगा पंजाब में। See, when you are not involved in that war, but still आप पैसेज दे रहे हो, so the army is going through from your territory, और आप ना चाहते हुए भी एक तरीके से पार्ट ऑफ दैट वॉर हो जाएंगे। एंड वी ऑल नो कि किसी भी जंग का, किसी भी बैटल वॉर का इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग पड़ता है किसी भी इकोनॉमी पे, वहाँ के लोगों पर, वहाँ की नॉर्मल वेलबींग पर। सो ऑफकोर्स पंजाब भी इससे अफेक्ट होगा। अब हमने देख लिया कि रंजीत सिंह नहीं रहे, उनके बेटे खड़क सिंह की डेथ हो चुकी है। उसके बाद खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल की भी एक्सीडेंटली डेथ हो चुकी है। सो नाउ हु इज मैनेजिंग पंजाब? सो हम दो नए लोगों के बारे में जानेंगे, रानी जिंदल और दलीप सिंह। सो नौनिहाल सिंह की डेथ के बाद शेर सिंह, जो कि एक और बेटे होंगे रंजीत सिंह के, वो सक्सीड करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू बी द लेजिटिमेट वन, क्योंकि वो सिर्फ एक थे, खड़क सिंह। अब रंजीत सिंह के सेकेंड सन जो है शेर सिंह, वो सक्सीड करेंगे, बट ही वॉज मर्डर्ड इन 1843। सो अब रंजीत सिंह के ही थर्ड सन, एक माइनर सन होंगे दलीप सिंह, वो थ्रोन पर आएंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी माइनर रूलर अगर आता है तो वो एक रीजेंसी के अंडर होता है, उनके ऊपर एक तरीके का कोई और काउंसिल या कोई और रूलर होगा जो उन्हें गाइड करता है until that person is becomes an adult। और इस वक्त वो रीजेंसी होगी रानी जिंदन की, जो कि होंगी मदर ऑफ दलीप सिंह, एंड उनका साथ देंगे हीरा सिंह डोगरा, जो कि एज अ वजीर काम करेंगे। अब हीरा सिंह जो होंगे वो खुद विक्टिम बन जाएंगे कोर्ट इंट्रीग का, और उनका मर्डर कर दिया जाएगा 1844 में, एक साल बाद ही। अब एक नए वजीर आएंगे जवाहर सिंह, जो रानी जिंदन के भाई होंगे। सो नाउ द रीजेंसी इज ऑफ रानी जिंदन एंड हर ब्रदर जवाहर सिंह। अब ये जो है, इनको आर्मी पसंद नहीं करेगी, एंड ऑल वर डिपोज्ड एंड पुट टू डेथ, क्योंकि उन्होंने डिसप्लेजर हासिल कर लिया था ट्रूप्स का, आर्मी का, ड्यू टू देयर पॉलिसीज एंड ड्यू टू देयर वर्किंग्स। अब लाल सिंह जो होंगे वो होंगे लवर ऑफ रानी जिंदन। अब ये आर्मी को अपनी साइड कर लेंगे और अब ये बन जाएंगे वजीर। पहले कौन वजीर थे? जवाहर सिंह, ठीक है, जिनको आर्मी ने पसंद नहीं किया था और उन्हें डेथ झेलनी पड़ी। लेकिन अब जो सेकंड पर्सन होंगे लाल सिंह, जो रानी जिंदन के लवर हैं, वो बन जाएंगे वजीर। एंड तेजा सिंह एक और पर्सन होंगे, वो बन जाएंगे कमांडर ऑफ द फोर्सेस। सी, आप जब आर्मी को अपने साइड ले लेंगे तो उनके बाद जो आर्मी का मेन पर्सन है, जो कमांडर है, वो अगर आपका पर्सन होगा तो वहाँ से डिस्प्लेजर के चांसेस कम होंगे, छोटे ही लेवल पर आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। दैट्स वाई तेजा सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस। ये सब तो हो गई बातें कि हु वॉज ऑन द थ्रोन, बट एंग्लो सिख वॉर क्यों हुई? ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई है, ट्राईपार्टीट ट्रीटी हुई है, इंग्लिश को लाहौर से गुजरने का पैसेज चांस दिया गया है, देन व्हाई द एंग्लो सिख वॉर हैपेंड? सो लेट्स लर्न द कॉजेस। तो जो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी
उसका जो एट्रीब्यूट अगर हम करें, एक्शन ऑफ द सिख आर्मी क्रॉसिंग द रिवर सतलज 1845। जो सिख आर्मी सतलज रिवर को क्रॉस करेगी, सो ये देखा जाएगा इंग्लिश के जरिए एज एन अग्रेसिव मैनोवर एंड विद अ जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर। सी, जैसे कि सिंध के साथ हुआ, ब्रिटिशर्स जस्ट वांटेड टू टेक दैट लैंड ऑन देयर होल्ड, और यहाँ पर जब जब सिख आर्मी सतलज को क्रॉस करेगी, सो इसको एक अग्रेसिव मैनोवर प्रोवाइड हो जाएगा, इंग्लिश को एक रीज़न मिल जाएगा जस्टिफाई करने का कि वो क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं वॉर सिख पर। एंड वो लोग जो कॉजेज देते हैं वो ये है, द एनार्की इन द लाहौर किंगडम फॉलोइंग द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। हम जानते हैं कि कैसे पावर स्ट्रगल बढ़ गई थी डोमिनेशन हासिल करने के लिए लाहौर के कोर्ट पर, और लोकल आर्मी की यहाँ पर ताकत बढ़ती जाएगी क्योंकि सेंटर में कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। अब जो सिख आर्मी है ना, इसमें एक तरीके का डाउट आ गया है, सस्पिशन आ गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर सिंध पर कब्जा किया और कैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी कैंपेन चलाई। सो देयर इज़ अ चांस कि हमारे ऊपर भी अटैक किया जाए और हमारे पंजाब को भी कैप्चर करने की कोशिश की जाए। सो इसकी वजह से जो आर्मी थी पंजाब की, उनमें एक तरीका का हेट्रेड सस्पिशन बढ़ता जा रहा था ब्रिटिशर्स को लेकर। अब जो इंग्लिश ट्रूप्स थे उनका नंबर बढ़ता जा रहा था लाहौर की बॉर्डर के पास, और वहाँ पर वो स्टेशन थे, वहीं पर वो रह रहे थे और नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। सो अब सस्पिशन बढ़ता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था कि देयर इज समथिंग कुकिंग, दैट दे माइट प्लान टू अटैक अस, दैट्स वाई उनकी पावर हमारे बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। सो इसकी वजह से जो है अफगा पंजाब आर्मी भी जो थी एक तरीके से तैयार थी, और उन्हें भी एक रीज़न चाहिए था टू अटैक द ब्रिटिशर्स। लेकिन अगर हम देखें कोर्स ऑफ वॉर क्या था, तो 1845 में दिसंबर में ये शुरू हुआ। जो ब्रिटिश की ट्रूप्स थी वो कम थी, वो 20 से 30,000 थी, जबकि जो सिख थे वो 50,000 थे। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की कम फोर्स भी इंडियन नेटिव रूलर्स की बड़ी फोर्स के आगे भारी थी। हम देखेंगे कि जो मेन ओवरऑल कमांड होगा वह लाल सिंह के हाथ होगा, बट जो लाल सिंह और जो मिलिट्री कमांडर है तेजा सिंह, उनको 5 सक्सेसिव लगातार हार का सामना करना पड़ेगा। मुड़की में, फिरोज शाह, बुद्देलवाल, अलीवाल एंड सोब्राव में, और फाइनली द माइटी लाहौर ब्रिटिश फोर्सेस के हाथ में आ जाएगा 1846 में। उन्हें खासा कुछ जंग भी नहीं करनी पड़ेगी एंड इजीली दे विल गेट होल्ड ऑफ लाहौर। सो इस वॉर के बाद जो ट्रीटी होगी 1846 में, वो होगी ट्रीटी ऑफ लाहौर, और ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड होगी, और सिख को एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। उस ट्रीटी के फीचर्स क्या थे कि सिख को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को देना है। जलंधर का जो दोआब है बेज और सतलज के बीच, बियास और सतलज के बीच में, वो अनेक्स कर लिया जाएगा कंपनी के डोमिनियन में, यानी कंपनी के कब्जे में। एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो लाहौर में होगा, और वो हेनरी लॉरेंस की लीडरशिप में वहाँ पर स्टेशनड होगा। दैट मीन्स आपका दरबार भी अब ब्रिटिशर्स से भरा होगा। आपकी जो आर्मी है सिख आर्मी, उसको रिड्यूस किया जाए, उसकी ताकत को कम किया जाए। दलीप सिंह जो माइनर है रूलर पंजाब के, उन्हें ही रूलर रहने दिया जाएगा, और रीजेंसी जो है रानी जिंदन के पास ही होगी, और लाल सिंह एज इट इज उनके वजीर होंगे। सिंस द सिख वर नॉट एबल टू पे, ऑफकोर्स जो 1 करोड़ उन्हें पे करना था वो सिख नहीं पे कर पाएंगे कंप्लीटली। सो कश्मीर और जम्मू वो गुलाब सिंह को बेच दिया जाएगा। इट वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह and he was required to pay 75 lakhs to the company as the price. That means जो पंजाब के रीजन्स थे उन्हें बेचा जाएगा जस्ट कॉज, ताकि उन्हें 1 करोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी को भरा जा सके, और कश्मीर ट्रांसफ़र हो जाएगा गुलाब सिंह को, और इसके साथ एक सेपरेट ट्रीटी होगी फॉर दैट, ट्रीटी ऑफ भैरोवल। सो ऑफकोर्स सिख वर नॉट सेटिस्फाइड ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ, क्योंकि उनके न सिर्फ उनके
रीजन्स जा रहे थे, उन्हें इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, साथ ही साथ उनकी आर्मी रिड्यूस हो गई थी, और स्पेसिफिक रीज़न जो उन्हें नाखुश कर रहा था वो था इशू ऑफ कश्मीर, कि उन्हें कश्मीर और जम्मू बेचना पड़ेगा। सो वो रिबेल करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और हम देखेंगे कि 1846 में एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इसमें क्या होगा कि इस प्रोविजन में जो रानी जिंदन होंगी वो रीजेंट जो थी, मतलब जो माइनर राजा था उसके ऊपर एक रीजेंसी थी, उससे उन्हें रिमूव कर दिया गया, और अब एक काउंसिल बैठा दी गई रीजेंसी की पंजाब में, ताकि वो दलीप सिंह को गाइड कर सके। और कैसे और इसमें रेसिडेंट आ 8 गए सिख हैं सरदार थे, के तौर और पर ये प्रिसाइड कोई सिख के जरिए नहीं दरबार होगा, ऑफ पंजाब बल्कि में। इंग्लिश जो और कैसे रेसिडेंट है अब हेनरी क्वीन जिंदन लॉरेंस जो है ये वो उसे रीजेंट प्रिसाइड ही ही रही रही हैं। है, और 8 सिख सरदार की एक रीजेंसी काउंसिल बैठा दी गई है दलीप सिंह के ऊपर। अब हम देखेंगे कि कैसे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के कॉजेज बने, और कैसे 1848 से 49 तक कोर्स ऑफ द वॉर रहा। सो ऑफकोर्स जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में उनकी हार हुई थी, और जो दोनों ट्रीटी की गई थी लाहौर और भैरोवाल, दोनों के जो प्रोविजंस थे बहुत ह्यूमिलिएटिंग थे, सिख को बहुत बुरा लगेगा, एंड दे वुड फील कि उन्हें जो ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत गलत है। साथ ही साथ जो उनकी रानी जिंदन है उनके साथ जो तरीके से बिहेव किया गया, और उन्हें रीजेंसी से हटाकर बनारस एज अ प्रिजनर भेज दिया गया, वो बहुत ही बुरा है, ह्यूमिलिएटिंग है, और ये हर कोई को बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो ट्रीटमेंट रानी जिंदन को मिला वो नाराजगी, रेजेंटमेंट ऑफ द सिख को और बढ़ा देगा, कि हाउ कैन यू ट्रीट आर क्वीन लाइक दैट। हम देखेंगे मुलराज जो होंगे मुल्तान के गवर्नर, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नए सिख गवर्नर के जरिए, ऑन द इशू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू। अब मुलराज ऑफ कोर्स इज गोइंग टू रिवोल्ट, और वो मर्डर कर देंगे 2 इंग्लिश ऑफिसर्स का। अब और साथ ही साथ वो मर्डर कर देंगे नए गवर्नर का भी। सो 2 इंग्लिश ऑफिसर्स प्लस द न्यू गवर्नर। अब इस रिवोल्ट को सप्रेस करने शेर सिंह को भेजा जाएगा, लेकिन वो सप्रेस करने की बजाय ज्वाइन कर लेंगे मुलराज को, और ये लीड करेंगे एक मास अपराइजिंग, एक बहुत बड़ा लोगों के साथ मिलकर एक अपराइजिंग करेंगे मुल्तान में। अब यही बन जाएगा कॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि इंग्लिश ऑफिसर्स को मारा गया है और इतना बड़ा अपराइजिंग बनाया जा रहा है। अब जो उस वक्त के गवर्नर जनरल होंगे इंडिया के, लॉर्ड डलहौजी, हम जानते हैं कि वो कितने हार्ड कोर एक्सपांशनिस्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी जो है डलहौजी के जरिए ही लाई गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो ये आप समझ जाएंगे कि यही हमारा चांस है पंजाब को भी अनेक्स करने का, कंप्लीटली अपने कब्जे में लेने का, और वो इस सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे डलहौजी, और वो खुद प्रोसीड करेंगे पंजाब में। और 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं फाइनल अनेक्सेशन ऑफ पंजाब से पहले लड़ी जाएंगी। वो बैटल्स होंगी बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्हानवाला, बैटल ऑफ गुजरात। और जो सिख आर्मी है उसे फाइनली रावलपिंडी में सरेंडर करना पड़ेगा, और उनका जो साथ दे रहे होंगे, उनके जो अफगान अलाइज होंगे, वो चेज्ड आउट ऑफ इंडिया कर दिए जाएंगे, उन्हें इंडिया से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर हमें एक बात सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर जब हम गुजरात कह रहे हैं, सो गुजरात नॉट द गुजरात दैट इज़ इन द नियर सूरत, उस गुजरात की बात नहीं हो रही है। ये रिवर झेलम के किनारे एक गांव है, एक टाउन है एट दैट टाइम जो गुजरात कहलाता था। जैसे कि हमने एक और देखा था हैदराबाद, सो वो साउथ इंडिया के हैदराबाद नहीं था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का हैदराबाद था। ओके, सो अब सिचुएशन क्या है कि सिख ने सरेंडर कर दिया है रावलपिंडी पर, और जो उनके अलाइज थे, अफगान्स थे, उन्हें चेज आउट ऑफ द इंडिया कर दिया गया है। अब रिजल्ट क्या होगा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का? अब सरेंडर हो गया शेर सिंह का 1849 में, पंजाब को अनेक्स कर लिया जाएगा, एंड फॉर हिज सर्विसेज जो ऑल ऑफ डलहौजी है, जो डलहौजी है उनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी पार्लियामेंट से, और उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम कितना बड़ा एरिया द स्टेट ऑफ पंजाब कंप्लीटली अनेक्स हो गया है।
और एक 3 मेंबर बोर्ड बनाई जाएगी जो कि गवर्न करेगा पंजाब को, जिसमें लॉरेंस ब्रदर होंगे। ऑफ कोर्स हेनरी लॉरेंस जो ऑलरेडी वहां पर थे, और उनके साथ हो जाएंगे जॉन लॉरेंस उनके भाई, और चार्ल्स मैंसल। ये 3 लोग जो हैं गवर्न करेंगे पंजाब को एक बोर्ड के जरिए। 1853 में हम देखेंगे कि जो बोर्ड है नलिफाई कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, और पंजाब को एक चीफ कमिश्नर के अंडर डाल दिया जाएगा। और ये चीफ कमिश्नर कोई और नहीं, ये होंगे जॉन लॉरेंस, और वो बन जाएंगे द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। हम देख रहे हैं कि कैसे हमने एक दौर देखा रणजीत सिंह का, जब पंजाब का जो स्टेट है वो इतना थ्राइव करेगा, देन आफ्टर हिज डेथ कैसे सक्सेशन के इश्यूज आएंगे, देन रीजेंसी आएगी, देन इवेंचुअली दे वुड बी अनेक्स्ड। और अभी सिचुएशन ये आ गई है कि पंजाब एक चीफ कमिश्नर के अंडर आ गया है जो कि है जॉन लॉरेंस। लेकिन क्या है सिग्निफिकेंस इन एंग्लो सिख वॉर की, अगर हम हिस्टोरिकली देखना चाहें तो? ये जो वॉर्स थी हमें 2 साइड देती हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फाइटिंग प्रोवेस। द सिख वर टू फाइट लॉयली ऑन द ब्रिटिश साइड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस जो एंग्लो सिख वॉर है उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिख हो जाएंगे, जो कम्युनिटी ऑफ द सिख होगी, वो आर्मी में लॉयल हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के साथ। और इवन जब 1857 का रिवोल्ट होगा तो वो ब्रिटिश की साइड से ही लड़ाई करेंगे और उनके साथ लॉयल रहेंगे। साथ ही साथ हम कई कैंपेन्स देखेंगे जहां पर उन्हें सिख आर्मी का साथ मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगा, और फाइनली जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चलेगी 1947 में, तो उनकी लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू सपोर्ट देयर मदरलैंड, और इंडिया के लिए लड़ाई की जाएगी। So that is the significance of the Anglo-Sikh War.